जब भी हस्बैंड और वाइफ में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ क्रूरता और 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। आंकड़ों के अनुसार यह पाया जाता है कि 10 में से 6 केस फर्जी होते हैं जिनकी एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है, या केस इक्विटल हो जाता है, या इनमें राजीनामा हो जाता है, या कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें एलिगेशन साबित होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार कह भी चुकी है, चाहे अनिलेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट हो, चाहे प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जजमेंट हो। कई बार सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि पुलिस जानबूझकर हस्बैंड और उसके घर वालों को परेशान करती है, और आजकल एक नया ट्रेंड भी बन गया है कि अगर सास और ससुर से अगर पत्नी की नहीं बनती है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दो। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाले मामले में एक बात क्लियर कर दी है, और साथ ही साथ डिटेल में गाइडलाइन भी जारी की है, और यह भी बताया है कि जो आगे नया कानून आएगा उनमें क्या क्या बदलाव होंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहे। आज हम बात कर रहे हैं 498 ए की एफआईआर को क्वैश करने के बारे में, साथ ही साथ 498 ए के तहत जो फर्जी एफआईआर दर्ज होती है उसके बारे में, साथ ही साथ 2024 में क्या लेटेस्ट जजमेंट आया है उसी के बारे में। और वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि 498 ए की एफआईआर को किस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है, और 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आ रहा है उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या गाइडलाइन जारी की गई। मैंने जितने भी 498 के वीडियो बनाए हैं उनमें से यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, और आपको यह लास्ट तक जरूर देखना है ताकि यह आपको इंटरेस्ट आए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मामले में फैक्ट क्या थे। 2008 में हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है। शादी के बाद किसी बात को लेकर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, और पत्नी के द्वारा पति और उसके सारे घर वालों के खिलाफ 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, जिनमें से यानी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। और एफआईआर दर्ज कराते हुए यह एलिगेशन लगाया जाता है कि पति व उसके घर वालों ने मेरे से पैसों की मांग की, मेरे साथ क्रूरल्टी की गई, मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे को फिजिकली व मेंटली रूप से परेशान किया गया, साथ ही साथ जो मेरी सैलरी आती थी वह भी रख लेते थे और मुझे नहीं देते थे। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस के द्वारा यह कहा जाता है कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का इसमें कोई भी रोल नहीं है, बल्कि पति के द्वारा ही परेशान किया जाता है। साथ ही साथ पति के खिलाफ चालान पेश कर दिया जाता है, और जो बाकी लोग थे घर वाले उनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। कहने का मतलब है कि केवल पति के खिलाफ ही न्यायालय में चार्जशीट पेश की जाती है। हमारा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि 99% पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में घर वालों का नाम तो हटा दिया जाता है और पति को एक्यूज्ड बना दिया जाता है। इस बात से एग्रीव्ड होकर यानी परेशान होकर जो अचिन गुप्ता है वह जाते हैं 482 सीआरपीसी के तहत हरियाणा हाई कोर्ट में। हरियाणा हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां पर यह कहा जाता है कि जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है वह झूठी व मनगढ़ंत रूप से कराई गई है, और जो न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई है वह भी एक झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। इस तरह से वहां पर जाकर एफआईआर को क्वैश करने की प्रेयर की जाती है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि हमें लगता है कि आपने अपराध किया है इसलिए आप पर ट्रायल चलना चाहिए। इस बात से एग्रीड होकर अचिन गुप्ता जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यह कहा जाता है कि 2008 में हमारी शादी होती है और 2021 में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पत्नी के द्वारा यह एलिगेशन लगाया जाता है कि पति ने मेरे से दहेज की मांग की, मेरे को परेशान किया, तो इतने सालों तक वह क्यों चुप रही। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अगर हम आपको परेशान कर रहे थे
तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, इतने सालों तक वेट क्यों किया। और वो भी जब पति के द्वारा 2019 में अपने घर वालों के साथ मिलकर पत्नी के खिलाफ एक डिवोर्स की पिटीशन डाली गई, साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया गया और पत्नी को वह नोटिस भी मिल जाते हैं। उसके काउंटर ब्लास्ट में यह 498 की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अगर हम पूरी एफआईआर को पढ़ते हैं तो केवल इसमें जनरल एलिगेशन ही लगाए गए हैं। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे पति ने दहेज के लिए तंग व परेशान किया, लेकिन एक स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेकर कोई डेट ऐसी नहीं लिखी गई जिसमें उसके साथ कोई घटना कारित होती है। जनरल एलिगेशन लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। वहीं वाइफ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि हमारे साथ जो घटना हुई है हमने तो वह लिखकर दे दी और हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट किया गया है वह बिल्कुल सही है, आप पर ट्रायल चलनी चाहिए। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि मेन 3 ग्राउंड है। पहला तो यह है कि इतने सालों के बाद आपने एफआईआर दर्ज क्यों कराई, जिसका आपने डिले होने का साथ में कोई रीजन भी नहीं दिया। 2019 या 2020 में आपके खिलाफ डिवोर्स की पिटीशन लगाई जाती है, आपको नोटिस भी प्राप्त हो जाते हैं और आपके द्वारा 11 महीने का वेट भी किया जाता है। फिर बाद में जाकर आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिससे यह शो होता है कि आपने काउंटर ब्लास्ट के लिए यह एफआईआर दर्ज करवाई है। तो पहली बात तो हमें यह सीखने को मिलती है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर में कोई डिले है, यह एक मेजर ग्राउंड बन सकता है एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए। कहने का मतलब है कि हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है और उसमें डिले होता है तो यह एक मेजर ग्राउंड बन सकता है एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए। और अगर आपने पहले से ही डोमेस्टिक वायलेंस या डिवोर्स का कोई केस कर रखा है और पत्नी को नोटिस जारी हो जाते हैं या उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद पत्नी अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाती है, कोई मामला दर्ज करवाती है, तो यह ग्राउंड भी आपके बहुत ही काम में आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दूसरा ग्राउंड यह बताया गया है कि अगर आप किसी के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं या किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए। केवल जनरल एलिगेशन लगाने से वह एफआईआर चलने योग्य नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि पत्नी के द्वारा पति पर यह एलिगेशन लगाए जाते हैं कि दहेज के लिए मुझे तंग व परेशान किया गया, तो उसे जनरल एलिगेशन माना जाएगा। एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी कि इस दिन मेरे साथ घटना हुई या मुझे मारा पीटा गया। केवल जनरल एलिगेशन का आरोप लगाने से वह एफआईआर चलने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि हमारे द्वारा एक से एक जजमेंट दिए गए हैं और आगे भी हमारे द्वारा यह बोला जा रहा है कि देयर हैज टू बी ए स्पेसिफिक एलिगेशन नोट दी जनरल एलिगेशन। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह मानती है कि हाँ, यह गलत है, इस एफआईआर में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। यहाँ से भी हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसमें कोई भी स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है, तो उसे एफआईआर क्वेश करवाने के लिए एक आप अच्छा ग्राउंड बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तीसरे ग्राउंड में यह बताती है कि पुलिस ने भी इसमें गलत रोल अपनाया है। जब परिवारों के खिलाफ जनरल एलिगेशन है तो सभी का रोल होना चाहिए या सभी का रोल नहीं होना चाहिए। पुलिस ऐसा कैसा कर सकती है कि हस्बैंड को तो एक्यूज्ड मान लेती है और बाकी परिवार वालों को एक्यूज्ड नहीं मानती है, या तो सभी को मानते या सभी को नहीं मानते। इसलिए पुलिस ने जो जांच की है उनकी जांच में भी विरोधाभास पाया जाता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वह गलत व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाई गई है, केवल काउंटर ब्लास्ट है और केवल जनरल एलिगेशन है। इसलिए हमारे द्वारा इस एफआईआर को क्वेश यानी खारिज किया जा रहा है और उन पर किसी प्रकार का मुकदमा
नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे और भी बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि 498 के मोस्टली मामलों में वाइफ और उसके घर वाले अपने पर्सनल डिस्प्यूट सेटल करते हैं। छोटी सी बात होते ही वाइफ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चली जाती है और जब दोनों में राजीनामे की बात होती है और पति के द्वारा यह सोचा जाता है कि जब मेरी पत्नी थाने पर ही चली गई है तो उसका सेटल ही कोर्ट और थाने से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अब यह ट्रेंड हमें बदलना होगा। हमने इसके बारे में बहुत सारी जजमेंट भी दिए हैं। अब हाई कोर्ट भी इस बात के लिए सजग होना पड़ेगा क्योंकि छोटी सी बात के लिए हम एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते और अगर ऐसा होता है तो हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर को क्वेश करना होगा और 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट को इनहेरेंस पावर दिए गए हैं। अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि पति व उसके घर वालों के खिलाफ पत्नी के द्वारा दुर्भावनापूर्वक कोई एफआईआर दर्ज करवाई है तो उस एफआईआर को क्वेश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि आपको हर बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, छोटी छोटी बातों को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं करवाना है। अगर ऐसा होता है तो हाई कोर्ट को एफआईआर को क्वेश करना चाहिए। अगर आपके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज है तो इस जजमेंट को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पर झूठे तथ्यों के आधार पर एलिगेशन लगाए गए हैं तो इन ग्राउंड के आधार पर आप अपनी एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते जाते एक बात और कहे जाते हैं कि 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आने वाला है भारतीय न्याय संहिता, अगर हम इसके कानून यानी 498 एक ही धारा के बारे में बात करते हैं तो केवल इसका सेक्शन ही चेंज किया गया है। केवल जो भी बातें हैं वह वैसी की वैसी दी गई हैं। 498 ए में जो बातें बताई गई हैं वह सारी बातें नए कानून में जो धाराएं आने वाली हैं 85 व 86 वे सारी बातें इनमें रखी गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।